कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रतिलोम समानुपात देखेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 7A को सॉल्व कर लिया था। वाणिज्यिक चैप्टर है ये। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, प्रतिलोम समानुपात आज का टॉपिक है हमारा। प्रतिलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन जानने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शॉर्ट में मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा समझा देता हूँ ये समानुपात है क्या। देखिए, समानुपात जो होता है वो दो अनुपातों के बीच में जब तुलना की जाती है या जब उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक, मतलब वही हुआ तुलना ही, तो उसे हम समानुपात बोलते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वो समानुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं अनुपात के। देखिए क्या होता है, जैसे x बटा वाई, ये जो होता है ये एक सिंगल अनुपात होता है। यहाँ पर जैसे हमने अगर मान लिया, इसको मान लेते हैं 8/4। ठीक है, तो ये जो इसका जो अनुपात होगा, देखिए ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना 8/4, ये अनुपात के रूप में सही रूप से नहीं है। लेकिन अगर इसका अनुपात की बात करें तो अनुपात वो सबसे कम वैल्यू जो होती है जो दोबारा फिर डिवाइड नहीं हो पाती है, वो एग्जैक्ट आंसर होता है। जैसे अभी देखिए 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी न किसी संख्या से कट जाएंगे। तो यहाँ हम 4 से ही दोनों, देखिए 4 से कटेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इसको काटिएगा तो दोनों एक ही संख्या से काटिएगा। जैसे हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 1 4, तो ये हो जाएगा 2/1। तो ये जो 2/1 है ना, ये रेशियो है। ठीक है, ये अनुपात है, जिसे हम अनुपात बोलते हैं, रेशियो। तो अब जैसे अगर हम कोई ले लिया P/Q, एक दूसरा हमने ले लिया P/Q, और इसको हमने ले लिया 12/6। ठीक है, तो जब 12/6 ले लिया तो अब इसका भी अनुपात निकालते हैं। क्या अनुपात है एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए यहाँ पर देखिए 8 और 4 देखिए अलग है, 12 और 6 देखिए यहाँ जो ना मान है ना, 8 और यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे देखकर तुरंत नहीं बता सकते कि हाँ ये दोनों बराबर है या नहीं है। लेकिन जब इसका हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात कैसे निकालेंगे। अब जैसे भी डिवाइड किया, अभी देखिए यहाँ 6 से दोनों कट जाएगा, तो हमने 6 दूनी 12, 6 के 6। देखिए यहाँ पर 2/1, दोनों की वैल्यू 2/1 आ गई ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या x/y और P/Q क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर 8/4 और 12/6 आपको दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपको दे दिया जाए, रेशियो अगर दे दिया जाए तो इसमें देखें 2/1 2/, ये हमेशा बराबर होता है। मतलब जब अगर ये रेशियो अगर बराबर है तो ये हमेशा एग्जैक्ट। अब देखिए इसको कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये 2 और 1, मतलब ये सबसे कम वाली वैल्यू है जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देखिए 2/1, तो हम यहाँ पर लिखते हैं X/Y बराबर P/Q। ठीक है, तो ये हो जाता है समानुपात का रूप। अब इसको अगर हम समानुपातिक रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये भी ठीक है। तो x कॉलम देखिए x/y बराबर P/Q। ठीक है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। अब अगला जो तरीका है जो आपकी किताबों में, मतलब किताब में ये भी है, तो वो जो और समानुपातिक रूप में जो हम लिखते हैं तो x:y, देखिए अनुपात होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे 2 कोलन, ये इसको हम बोलते हैं समानुपातिक रूप। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे P/Q। ये जो है ये था समानुपात का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिलोम समानुपात की, जो हमने लिखा अगला देखा था। ठीक है, जो अनुलोम समानुपात है आपका, ये पॉइंट था, समानुपात हो गया तो छूटना नहीं चाहिए। तो 7A से पहले है अनुलोम समानुपात। ठीक है, ये देख अनुलोम समानुपात, देखिए यहाँ पर 7.1 जो भूमिका है वो ठीक है। 7.2 जो है समानुपात था, जो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया शॉर्ट में। अब 7.2 का 1 है, अब इसी समानुपात का ही पार्ट है एक अनुलोम समानुपात। ठीक है, जब अनुलोम समानुपात देखिए क्या होता है। अनुलोम समानुपात का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक, अगर ये यहाँ पर x/y की हम बात करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, कि हम इसको क्लीन कर देते हैं। अभी देखिए हम प्रतिलोम की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। तो अब अनुलोम समानुपात का जो मतलब होता है P/Q, जब इसमें क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ चेंज होते हैं। जैसे P की वृद्धि अगर हुई है तो Q की भी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, सेम वृद्धि होगी। जितना प्रतिशत P में वृद्धि होगी उतना ही Q में वृद्धि होगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर P/Q बराबर x/y, तो अब अगर x
से y में जितनी चेंजिंग हुई है, x से y में जितनी चेंजिंग हुई है, सेम वही q से y में भी वही वृद्धि होगी समानुपात में। अगर कमी होगी तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं, यहाँ पर p है और यहाँ q होगा, और यहाँ नहीं, ये इस तरीके से नहीं लिखना है, हम आपको एरो का चिन्ह बता के दिखा रहे हैं, बस समझाने का है। p q और यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, देखिए अगर इसमें डिक्रीजिंग हो रही, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, दोनों का जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दूसरा अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपका अनुलोम समानुपात का। चलिए इतना हो गया पिछला रिकवर। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात जस्ट इसका अपोजिट है। चलिए देखिए, अब ये कैसे पता चलता है प्रतिलोम समानुपात है कि अनुलोम समानुपात है। जब ये प्रश्न आप जब पढ़ेंगे, जैसे देखिए अगर हम अनुलोम समानुपात का अगर एग्जांपल लें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसे हम बोलते हैं, तो अनुलोम समानुपात में क्या होता है, जैसे दो मजदूर हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें मजदूर, ठीक है, मजदूर है और दीवार। चलिए एक एग्जांपल है जस्ट समझाने के लिए। देखिए ये मजदूर है, अगर दो मजदूर हैं और ये हो जाएगा आपका फीट में दीवार खड़ा कर रहे हैं, दो मजदूर हैं और 4 फीट रोज खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, दो मजदूर 4 फीट खड़ा कर रहे हैं, आपने 4 मजदूर लगा दिया, तो अब बताइए दीवार कितनी खड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, अनुलोम होगा या प्रतिलोम होगा, आप सोचिए। देखिए यहाँ थोड़ा देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ पर तो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगानी ही पड़ती है, सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मजदूर बढ़ेंगे तो आपका जो दीवार है वो तेजी से वो भी बढ़ेगा, मतलब बनेगा। ठीक है, अगर दो मजदूर 4 फीट अगर दीवार खड़ा कर रहे हैं तो 4 मजदूर लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये देखिए ये दीवार जो है ये भी साइज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा बनाने का। अब देखिए जब 2 हैं तो ये 4 फीट कर रहे हैं, तो अब ये जो दुगना हो गए, ठीक है, 2 से 4 जस्ट दुगना हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आया, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हम पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ आपको बस एक रिवाइज करा रहे थे, तो अनुलोम समानुपात का ये। तो अभी देखिए अगर हम यहाँ 8 आ गया, तो अब यहाँ पर देखिए एरो, ये भी देखिए यहाँ से यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर से देखिए यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, तो एरो का चिन्ह देखिए एक ही है। अब देखिए इसी के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सीधा, अगर 2 थे हमने 1 कर दिया, दो मजदूर 4 फीट खड़ा कर रहे थे, अब 1 मजदूर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जितना यहाँ पर कमी हुई है, अब 2 मजदूर 4 फीट खड़ा कर रहे थे तो 1 आएगा तो कितना करेगा, 2 फीट करेगा। तो देखिए इसमें भी कमी हुई है, यहाँ से भी यहाँ पर भी कमी हुई है। ठीक है, तो ये था देखिए अनुलोम समानुपात का। ठीक है, इतना बहुत है अब अनुलोम के लिए। अब बात करते हैं प्रतिलोम। चलिए प्रतिलोम समानुपात, ठीक है, अब प्रतिलोम समानुपात कैसे आप पहचानेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए एग्जांपल हम आपको यहाँ पर बताते हैं इसके लिए। जैसे अगर 2 मजदूर किसी काम को करने में 4 दिन ले रहे थे, ठीक है, सेम हम मजदूर वाला ही कॉन्सेप्ट आपको ले। देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना, बस ये समझने वाला है, यहाँ कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट फार्मूला बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पर, बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। बस एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे प्रश्न लगा लेंगे, और जो सवाल में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम पिछला वाला ही है, जो फार्मूला है भी हम उसको एग्जाम्पल में यहाँ एक दो हम आपको दे देंगे। ठीक है, देखिए मजदूर हो गए और ये हो जाएगा दिन। ठीक है, चलिए 2 मजदूर 4 दिन ले रहे हैं, तो 4 मजदूर कितना दिन लेंगे समय। चलिए अब देखिए सोचिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मजदूर बढ़ेंगे तो दिन घटेगा या बढ़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ लॉजिकली सोचेंगे तो अगर आप कोई दीवार बनवा रहे हैं, कोई घर बनवा रहे हैं, तो अगर आपने 2 मजदूर लगाया है, तो जब 2 मजदूर आपने लगाया है तो 2 मजदूर आपके घर को 4 दिन में तैयार कर रहे हैं, आपने 4 मजदूर वहां लगा दिया, तो आपका दीवार क्या होगा, दिन की संख्या जो है जल्दी बनेगा या लेट बनेगा। देखिए जल्दी बनेगा, क्यों, क्योंकि अब 4 दिन ले रहे थे, अब यहाँ 2 मजदूर और आ गए, तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा जा रहा था, अब ये वो बाकी 2 काम कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 दिन।
ठीक है। तो यहाँ का जो डायरेक्शन इस तरह से होगा, लेकिन जो दिन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से होगा। अब इनवर्स है, देखिए ये इनवर्स होता है, इनवर्स प्रतिलोम समानुपात जो होता है, देखिए यहाँ पर ये जो भी चीज होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा। ठीक है, ये इनवर्स होता है, इसीलिए हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। चलिए कॉन्सेप्ट लेते हैं और थोड़ा सा आपकी किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब की चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए, जो सारणी दी हुई है सब क्या चीज़ें। देखिए थ्योरी इसीलिए आपको यहाँ पर दिया जाता है किताब में, ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लें। देखिए मैं आपको एकदम ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कुछ भी मैं छूटेगा नहीं। अगर आप कुछ भी छूटता भी है ना तो आप कमेंट से बता दीजिएगा, मैं उससे आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए कोरोना की वजह से स्कूल बंद पड़ा हुआ है। बड़ी दुख की बात तो हमारे लिए है, क्योंकि कक्षा 6 का बच्चा 7 न पढ़ा सीधा 8 में नजर आया। सोचिए ये किताब में कितनी कॉन्सेप्ट हैं, ये भी कॉन्सेप्ट बच्चे ने नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, हम उनको 8 में ही दोनों चीज़ें कवर करेंगे। अगर किसी को दिक्कत होता है तो, अगर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बच्चों को मैं तो बोल देता हूँ, कोई भी दिक्कत हो कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, जरूरत पड़ने पर टीम्स मीटिंग भी कर लेते हैं, फिलहाल करते हैं, लेकिन टीम जो मीटिंग ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना वो उतना बेहतर होता नहीं है। वो मतलब वो टीम्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ाई ये सब बड़े बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। अब कक्षा 2 के बच्चे को अगर आप मोबाइल पर टीवी के सामने अगर रखेंगे तो वो टीवी में दूसरा ही कुछ सोचने लगेगा, देखने लगेगा, वही चीज़ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्कूल है, स्कूल संभाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ से भी बच्चे देखते हैं, बहुत खुशी मिलती है। कहीं से भी आप नॉलेज गेन करिए, कहीं से भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, हमें हर जगह से खुशी मिलेगी आपके लिए। ठीक है, देखिए प्रतिलोम समानुपात। अब हम देखिए एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सा यहाँ और लॉजिक है, वो चीज़ें हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर श्रमिक है। अब कोरोना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों के भी तो सेहत का ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा, पढ़ाई तो नुकसान हुई है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो बच्चों को होगा पढ़ाई का भाई इस कोरोना में। देखिए यहाँ पर ये वाई है, ये देखिए शुरू में 2 थे, 2 श्रमिक थे, मतलब मजदूरी समझ लीजिए, तो 2 मजदूर थे, ये समय ले रहे थे 20। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर क्या किया गया है, 4 मजदूर कर दिया गया और बाकी फिर 8 कर दिया गया है, जो आपके सवाल में दिया गया। देखिए अब देखिए ये मजदूरों की संख्या यहाँ पर देखिए बढ़ाते गए हैं, तो जस्ट डबल के रूप में बढ़ाते गए हैं यहाँ पर। तो ये जो दिन है वो किस रेशियो में घटेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो है, यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 2 से 4 की जो वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो अगर हम 2 से 4 की रेशियो अगर देखें तो 1/2। ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये किस पर अप्लाई होगा, ये दिन। ठीक है, तो ये जो दिन है ये आधा हो जाएगा। तो अब इस पर जब ये आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, अब जस्ट इसी तरीके से 4 से 8, मतलब 4 थे, अब 8 और लोग लग गए इस पर, अब 8 श्रमिक हो गए। तो 8 श्रमिक जब हो गए तो यहाँ पर देखिए 2/8, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4, तो यानी कि जो 20 थे, अब पहले 20 था ना ये, तो 20 से 8 हो गए, मतलब ये 1/4 का हिस्सा अब यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए। तो 20 गुणे 1/4, ये हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है, ये श्रमिक वृद्धि कर रहे हैं, तो दिन जो है वो घटता जा रहा है, उसी रेशियो में घट रहा है। एक चीज और यहाँ पर देखिए, जो इनका गुणनफल होता है, x और y का गुणनफल, अगर हम x और गुणे y ये अगर हम करते हैं तो ये सभी स्थितियों में आपको सेम मिलेगा। तो अगर यहाँ देखिए 2 गुणे अगर हम 20 करेंगे तो 20 दूना हो जाएगा आपका 40, और अगर 10 चौक करेंगे तो 10 गुणे 4 40, और 5 गुणे 8 करेंगे तो भी आपको यहाँ मिलेगा 40। ठीक है, तो ये जो x गुणे y है ये आपको हर केस में सेम मिलेगा, ये सिर्फ प्रतिलोम समानुपात के साथ। ठीक है, तो प्रतिलोम समानुपात के साथ ये चीजें आपकी कॉमन है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो और डिटेल्स आपको यहाँ चीजें जो कॉन्सेप्ट दी गई हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा अनुपातिक रूप में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
हम सिर्फ अभी इसकी बात करते हैं। तो देखिए 2/4 जो होता है, 2/4 यहाँ से यहाँ जो वृद्धि हुई है 2 से 4 हुई है ना, तो इसका अगर हम बात करें जिससे यहाँ पर लिखा गया ना, तो ये हो जाएगा, देखिए 2/4 का 20 से 10, तो 20/10। देखिए ये से 2 से 4 हुआ था, ये हुआ 20 से 10, ठीक है, 20 से 10 हुआ है। तो इसका जो प्रतिलोम समानुपात जब हम लिखेंगे, जब प्रतिलोम समानुपात लिखेंगे तो 2/4 इसको लिखेंगे, और जो बराबर करेंगे तो इसको इनवर्स कर देंगे। इसका जो प्रतिलोम निकालते हैं इसको हम इनवर्स कर देंगे, तो इसको कर देंगे 10/20। अब इसको जब हम समानुपातिक रूप में लिखेंगे तो 2/4, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे समानुपातिक रूप, अब ये हो जाएगा 10 समानुपातिक 20, ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात का काम, ठीक है। ये जो दूसरा वाला होता है ये इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पर वाह्य पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल जो मिसिंग है, जो ज्ञात नहीं है, उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट बस इतना ही, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा, बाकी जो किताब में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो लगी है। सेम चीज, यही चीज है, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, इस जो पंपिंग मशीनों की संख्या है और तालाब खाली करने का समय है, देखिए सेम यही चीज यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती है, तब अंत की 2 राशियों को अनुपात को उलट कर विलोम के रूप में लिखा जाता है, जो ये प्रतिलोम समानुपात का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपका एग्जांपल कौन सा लें? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को एग्जांपल में लेते हैं, उदाहरण 8 है, ठीक है। चलिए एग्जांपल 8 वाली को हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ सवाल, देखिए उदाहरण में क्या होता है, लगा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। अगर आप पहली बार, अगर आप न्यू स्टूडेंट है, अगर क्लास 7 के ही, एग्जैक्ट क्लास 7 के ही अगर स्टूडेंट है आप, तो इस चीज के देखिए यहाँ पर सोल्यूशन जो आप देख रहे हैं ना, ये सोल्यूशन आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइनें मिसिंग है, ठीक है। मिसिंग तो सवाल के हिसाब से कुछ भी मिसिंग है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता, अब देखिए यही जो है 50, ये जो क्रॉस बनाया गया है, ये जो एरो का चिन्ह, अब ये कैसे बनाया गया, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखिए इसको अनुपात के रूप में, मैंने अभी जो बताया अनुपातिक रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए 80x बराबर 50/40 कर दिया, ये कहाँ से आ गया, ये कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको पता नहीं होगा, तब तक ये चीजें, उदाहरण भी नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए सवाल तो पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का सब भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए प्रश्न पढ़कर आपको क्या लगता है कि ये अनुलोम समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है? देखिए जो भोजन है जितना दिन चलेगा, और जितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं तो 40 दिन चल रहा है। अगर छात्र बढ़ेंगे तो वो भी तो खाना खाएंगे, यानी कि जो आपका भोजन 40 दिन चल रहा था अब वो कम चलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिकली, देखिए प्रश्न पढ़ने से ही आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इसमें कौन सा अप्लाई करना है, प्रतिलोम की अनुलोम, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो कुल छात्र पहले हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल छात्र जो होते हैं, तो 50 + 30 बराबर 80। 50 जो है वो पुराने थे, 30 जो है वो नए आ गए, और आगे एक्स्ट्रा आ गए, तो 80 हो गए। तो अब यहां पर देखिए, अब भोजन जो खा रहे हैं वो लोग, तो अब यहाँ पर जो समानुपातिक रूप हम लिखेंगे वो लिखते हैं यहाँ पर। देखिए हमको डायरेक्ट, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं सीधा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों की संख्या, डायरेक्ट हम एरो बनाते हैं, छात्रों की संख्या, और यहाँ पर भोजन सामग्री के समाप्त होने का दिन, ठीक है। तो भोजन समाप्त होने का दिन, ठीक है, सामग्री ही है, भोजन आप समझ लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पर कितने हैं, पहले कितने थे। देखिए सबसे पहली जो लाइन लिखी जाती है, जो पहले होती है वो लिखी जाती है। तो पहले देखिए 50 थे, तो कितना दिन चल रहा था, 50 छात्र थे तो 40 दिन चल रहा था। अब बोला जा रहा है 30 और आ गए, तो अब कितने हो गए, 80 हो गए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, और कितना दिन चलेगा, तो ये तो हमें ज्ञात है नहीं, तो हमने इसको मान लिया x, ठीक है। जब हमने इसको x मान लिया, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये एरो हमारा
नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन यहाँ का जो एरो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सवाल पढ़ने से हमें लग रहा है ये प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, देखिए छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन का दिन घटेगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समानुपातिक रूप में लिखते हैं। समानुपातिक कैसे लिखते हैं? ये जो एरो लगाते हैं नीचे शुरू करते हैं। देखिए जो एरो जो पूंछ होती है वहां से शुरू करते हैं। अगर ये ऊपर से गया है तो पहले x लिखेंगे फिर 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले हम 50 लिखेंगे फिर 80 लिखेंगे। तो पहले हम पहली वाली संख्या को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर 50 अनुपाते 80 समानुपाती, जो समानुपात का चिन्ह लगाया हमने यहाँ पर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन लिखेंगे? पहले x लिखेंगे, x अनुपात 40। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा जो हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में देखा था। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो पिछले में था। अभी मैंने आपको बताया था, लिखा नहीं था लेकिन आपको बताया था। अगर ये पी क्यू है और अनुपात में है एक्स अनुपात वाई, तो यहाँ पर होता है अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे पहले अंतः पद को लिखिए चाहे पहले बाह्य पद को लिखिए। ये हम कैसे लिखते हैं, किसको आगे रखना है, वो डिपेंड करता है संख्या हमारी कहाँ पर है। पहले जो है वो कोई चर जो है आना चाहिए। देखिए x जो चर है, तो यहाँ पर देखिए अंतः पदों का गुणनफल हम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर अंतः पदों का गुणनफल, एक मिनट मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ फार्मूला होता है अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम बात करें अंतः पदों, अब यहाँ पर देखिए कौन है बाह्य पद, कौन है अंतः पद। तो अंतः पद देखिए, अंतः पद कौन है, ये दोनों है। तो यहाँ पर हम 80 गुणे x करेंगे बराबर बाह्य पद। बाह्य पद कौन है, ये है। देखिए जो बाहर बाहर होता है उसको बाह्य पद कहते हैं। 50 गुणे 40। ठीक है, तो 80x बराबर, अगर हम इसको गुणा कर दें तो 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2 जीरो। तो x बराबर तो 2000 बटे ये हो जाएगा 80। तो एक जीरो कट जाएगा और फिर 8 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 200 में 25 बार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25 बार, 25 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 25 आ गया। मतलब अब ये जो 25 दिन चलेगा, पहले जो 40 दिन भोजन चल रहा था, अब 80 छात्र अगर हो जाएंगे तो आपका भोजन चलेगा 25 दिन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट और सवाल कैसे हमने यहाँ पर लगाया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट, फिर आगे हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप भी कोई भी अगर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं ना, अगर एग्जाम्पल होता है तो एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान दिया करिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एग्जाम्पल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका एकेडमिक एग्जाम होता है ना, ज़्यादातर आपके अभ्यास में से ना पूछ के आपके जो एग्जाम्पल होते हैं ना उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बोर्ड के एग्जाम को भी देखिएगा, ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम्पल से ही होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब ये देखिए जो उदाहरण नंबर 9 है, सेम इसी तरीके से है। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ी सी लॉजिक है। एक कार 30 किमी प्रति घंटे, चलिए इसको भी देख लेते हैं कितना लंबा। ठीक है, 24 मिनट का हो गया है अभी, कोई नहीं, आधे घंटे का। तो देखिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। पढ़ाने को तो हम शॉर्टकट में पढ़ाना, मेरा कोई अर्थ नहीं बनता है उसका, क्योंकि देखिए ये कक्षा 7 का है तो ये बेस चीज़ होती है। तो बेस चीज़ में जितना कोशिश करता हूँ कवर हो जाए तो वो ठीक है। अगर आपको लगता हो ठीक है स्किप कर सकते हैं तो वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इसी कॉन्सेप्ट की, तो उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा ना। तो हमारा तो बस हर तरह से एक ही
लक्ष्य होता है कि बस आपका फायदा हो, मतलब आप अच्छे तरीके से नॉलेज को यहाँ गेन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9, ये भी एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या है देखिए सवाल, यहाँ पर सवाल देखिए लगा हुआ है यहाँ पर, बस आपको समझाना है यहाँ पर कैसे ये सवाल लगा हुआ है। बाकी जो प्रश्न है ना आपके जो चैप्टर 7B में है, ये सारे प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड। अगर आपने ये 8, 9, 10 तो सिमिलर है इसी की तरह, 11, अगर ये आपने 3 उदाहरणों को आपने देख लिया तो 1 से लेके 12 प्रश्न किसी में आप कहीं नहीं रुकेंगे, ठीक है, फटाफट सब लगा डालेंगे और सब सिमिलर इसी का कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कार 30 किमी प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है तो वो कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात है। देखिए अब ये जो दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, चाल और समय, ये जब चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, जब समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, तो इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से इनवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम चार्ट बनाते हैं, एरो का चिन्ह बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं चाल और ये हो जाएगा आपका समय। जो चाल का जो मात्रक है, देखिए जब भी चाल और समय का प्रश्न आए तो वहां आप एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा मात्रक का। ठीक है, जो यूनिट जो मात्रक होता है वो विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ये kmph में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये समय जो है ना आप हमेशा इसको घंटा में ही लगाइएगा। अगर मिनट में दिया हुआ है तो आप इसको घंटा में बदल के तब यहाँ लिखिएगा, ठीक है, नहीं सवाल गलत हो जाएगा आपका। सेम यूनिट होनी चाहिए। देखिए यहाँ kmph किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मिनट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है, पहला स्टेप इस किताब में क्या बोला जा रहा है, एक कार 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल कर कोई दूरी 3 घंटे में तय कर रही है। तो मतलब जब 30 की स्पीड से जा रही है तो उसको 3 घंटा लग रहा है। अब बोला जा रहा है उसकी दूरी को दूसरी कार अगर 40 kmph से अगर गई तो कितना घंटा लेगी, मान लिया x घंटा लेगा। तो अब यहाँ पर एरो हम नीचे की तरफ लगाए हैं, तो यहाँ पर एरो लगेगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये चाल और समय में क्या है, प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। तो सिंपल, अब यहाँ पर देखिए कितने आसानी से लग गया, 30:40 हम इसको समानुपातिक रूप में लिख रहे हैं। देखिए ये जो डबल हम यहाँ पर कोलन लगा रहे हैं ना, आप यहाँ बराबर भी लगा सकते हैं, वो भी एक तरीका है इसको लिखने का, समानुपातिक को। क्योंकि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसको हम समानुपात बोलते हैं। तो यहाँ पर यक्स आएगा पहले, क्योंकि एरो का जो पूंछ नीचे है, तो यक्स 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 30 और 40 को, अब इसको हम फार्मूला लगाते हैं। अभी जो फार्मूला था, अंतः पदों का गुणनफल बराबर वाय पदों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर चीजें वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखी गई हैं, तो हम यहाँ पर देखिए अब लिख दे रहे हैं, तो समझाने के लिए। अभी देखिए एग्जाम्पल है तभी क्लियर होगा, बाकी जो सवाल होंगे आगे तो हम इसको मान के चलेंगे, आपको पता हो गया है। तो अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर वाय पदों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 गुणे यक्स बराबर 30 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 40 यक्स बराबर 30 3 का 90, 30 या 90 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 90/40, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा। अब चीज यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट था ना इसमें, मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट है इसमें। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, समय का। अब ये समय तो 9 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम कैसे लिखेंगे, 9/4 घंटा, ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आप इसको 9/4, लेकिन ये समय बताने का तरीका नहीं है कोई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब हम कैसे लिखेंगे इसको। तो यक्स बराबर क्या आएगा, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए 9/4 है, तो 9 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8 भाग दिए हैं नॉर्मली बच्चों वाला, तो ये शेषफल आया 1। ठीक है, देखिए जितनी बार भाग जाता है तो हम इसको लिखते हैं 2 सही 1 शेषफल बचा है, तो 1 को हम ऊपर रखते हैं, हम जिसमें से भाग देते हैं वो लिखते हैं नीचे। समझ में आया, 2 सही 1/4। तो ये जो 2 पूरा जो गया है ना, भाग गया है, तो वो होता है 2 घंटा। ठीक है, अब बाकी
अभी 2 घंटा हो गया, बाकी 1/4 जो है, अब वो घंटा जो है, ये देखिए घंटा हुआ ना, अब घंटा का जो लोवेस्ट यूनिट है वो मिनट है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 गुणे बाकी इसका 1/4 निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 15, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, 5 से 60, तो ये हो जाएगा आपका 15 मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ समय में था, इस तरीके की चीजों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब एक और एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर 7B को सॉल्व करेंगे। उसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट है, जो उदाहरण में जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है मैं आपको बस वही कवर कर रहा हूँ, और बाकी जो कॉमन है वो आप स्वयं खुद से एक बार प्रयास करिएगा समझने का, उसको लगाने का, बस सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़ के किताब को साइड में रख के आप स्वयं उसको लगाने का प्रयास करिए। उदाहरण नंबर 11, चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब इसको क्लियर करने के बाद ना आप हमारा अगला वीडियो अभी मत देखिएगा, जो मैं अपलोड करूँगा, वैसे भी अपलोड में एक दिन बाद ही होगी, तो अगर आप इतना देख लिया ना तो आप 7B को स्वयं पूरा लगा डालिए, प्रयास करिए पूरा लगाने, कितना आप लगा सकते हैं, बाकी तुम सोल्यूशन तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे ही देंगे, बता ही देंगे कैसे लगेगा, लेकिन बिना वीडियो देखे आप स्वयं से प्रयास करिएगा। चलिए उदाहरण 11 है, 12 गाय या 8 भैंस एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, ठीक है, देखिए 12 गाय या फिर 8 भैंस, चाहे 12 गाय छोड़ दीजिए उस मैदान में, चाहे 8 भैंस छोड़ दीजिए, वो 10 दिन में उसको चर सकती हैं। तो 3 गाय और 3 भैंस अगर छोड़ दिया जाए, 3 गाय और 3 भैंस दोनों साथ में छोड़ा जा रहा है, तो कितने दिन में उस घास को पूरा चर डालेंगे, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। पहली बारे में जो कॉन्सेप्ट किया जा रहा है, वहां बोला जा रहा है चाहे 12 गाय छोड़ दिया गया और या फिर सारी गाय को हटा दिया, गाय नहीं छोड़ा गया, या फिर 8 भैंस छोड़ दिया गया, केवल 8 भैंस ही छोड़ा गया है, तो वो 10 दिन में उसको चर डालती हैं। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वहां पर बोला जा रहा है, अब एक साथ छोड़ा जा रहा है, 3 भैंस और 3 गाय छोड़ा जा रहा है, दोनों साथ में है, दोनों गाय भैंस दोनों साथ में छोड़ा गया चारागाह में, तो अब बताना है कि अगर ये दोनों छोड़ दिया जाए 3-3, तो वो उसे कितने दिन में चर डालेंगे। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं यहाँ पर। देखिए 12 गाय बराबर, ठीक है, अगर 12 है तो 8 भैंस, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 12 गाय, 12 गायों का चरना बराबर 8 भैंसों का चरना, ठीक है, और ये बराबर है, चाहे आप 12 गाय छोड़िए चाहे 8 भैंस छोड़िए, ये तो बराबर है। चलिए एक गाय चलिए निकालिए, एक गाय का चरना बराबर 8/12 भैंस का चरना हो जाएगा, ठीक है, ये डबल पॉइंट का मतलब ऊपर वाला ये भैंसों का चरना, ठीक है, तो इस तरीके से 3 गायों का चरना बराबर, तो 8/12 गुणे 3 ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 त्रिक 24/12 बराबर 2, मतलब 2 भैंसों का चरना, ठीक है, मतलब 3 गाय बराबर हो गया 2 भैंसों का चरना, ठीक है। अब प्रश्न में आइए, देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 3 गाय प्लस 3 भैंस, ठीक है, का चरना बराबर मतलब अच्छा इसमें घास भी है, कोई बात नहीं, चरना मतलब घास ही चर रहे हैं यहाँ पर, बराबर, तो 3 गाय का बराबर हमने 2 भैंस निकाला, 3 गाय बराबर 2 भैंस निकाला, तो 2 भैंस प्लस 3 भैंस, भैंस तो भैंस ही रहेगी, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, 3 भैंस, ठीक है, बराबर 5 भैंस का चरना, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर जो हमने निकालना था। अब हम इसको बनाते हैं यहाँ पर एरो, तो मान लेते हैं यक्स होगा वो, तो अब जब यक्स एरो का चिन्ह बनाते हैं यहाँ पर, देखिए अब बनाते हैं यहाँ पर भैंस,
हमने भैंस और यहाँ पर हो जाएगा दिन। ठीक है, तो भैंस पहले कितनी थी? देखिए 8 भैंस हमने छोड़ा था। जब 8 भैंस हमने पहले छोड़ा था तो कितना दिन ले रही थी? 10 दिन ले रहे थे। फिर बाद में हमने कितने भैंस हो गई? भैंस 5 भैंस। जब 5 भैंस छोड़ेंगे तो कितना दिन लेगा? मान लिया x, एरो का निशान नीचे की तरफ, इसमें जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको अनुपातिक रूप में लिख लेते हैं। तो 8:1:5 समानुपात x होगा पहले, समानुपात x अनुपात 10। ठीक है, तो 1 मिनट, अभी यहाँ नीचे कितना दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब इसके नीचे लिखूंगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। सो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो चलिए ये देखिए अनुपात हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो y पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। यहाँ पर हम अंतः पदों का गुणनफल हम लगाएंगे फॉर्मूला, अंतः पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। ठीक है, पदों का गुणनफल है आगे। 5x मतलब गुणा करके अगर लिखें तो 5 गुणे ये क्या है, लिख रहा हूँ यार, 5 गुणे x। ठीक है, 5 गुणे x हो जाएगा अंतः पद बराबर y पद 8 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10 80। तो x बराबर 80/5। तो ये हो जाएगा आपका कितना बार जाएगा ये? 5 × 5 5 × 30 बराबर आ जाएगा ये 16। ठीक है, एक बार में जाएगा ये 16 बार। तो x बराबर 16 दिन। ठीक है, तो 16 दिन लगाएंगे समय किसमें? मतलब 3 गाय और 3 भैंस अगर छोड़ा जाएगा तो कुल 16 दिन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप अलग अलग भी निकाल कर इन्हें जोड़ सकते हैं। मतलब 12 पहले 12 गायों के हिसाब से निकाल लीजिए, फिर 8 भैंसों के भी निकाल के अगर जोड़ेंगे ना तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी इतना ही था इसमें, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी मिस होगा ना तो आगे प्रश्न में बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए अगर आप सुपर टेट या टेट की अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं भी सुपर टेट का भी देखा था पेपर बच्चों का, तो हमेशा मैं देखता हूँ तो बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन बस थोड़े से लॉजिक होते हैं, बहुत थोड़े से लॉजिक होते हैं। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी अब देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया है ये कॉन्सेप्ट हमारा, और अब अगला है हमारा जो अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको 7B चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और जब तक हम इसको सॉल्व करते हैं तब तक आप प्लीज़ इस 7B को स्वयं सॉल्व कर डालिए। ठीक है, 12 प्रश्न हैं, जो भी समय लगे बैठकर जितना हमने भी कॉन्सेप्ट बताया, 3 एग्जाम्पल लिए, सभी प्रश्न इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पर हैं। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्रतिशतता का अनुप्रयोग है वो बाद में देखेंगे। पहले चैप्टर 7B को सॉल्व करते हैं। थैंक यू। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अगर कोई क्लास 7 का स्टूडेंट हो तो आप उसको शेयर करिएगा ज़रूर वीडियो को, क्योंकि देखिए अभी मैं क्लास 6 का मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ किताब, अभी मैं क्लास 7 पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो हमारा लेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें भी स्कूल देखना होता है। देखिए अभी स्कूल मंडे टू सैटरडे तो स्कूल ही पूरा चला जाता है, या 9 से 3 अक्सर चला ही जाता है मान लीजिए। तो उसके बाद फिर समय नहीं मिल पाता, तो फिर ये सैटरडे संडे मतलब स्पेशली मुझे संडे ही मिलता है। तो संडे में कोशिश करता हूँ 2 घंटा 3 घंटा जो भी मिल जाए पढ़ा देता हूँ। तो ठीक है, प्लीज़ अगर कोई कक्षा 7 का अगर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो दे रहे हैं तो आप उसके लिए तो हेल्पफुल है ही ये भी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7B के साथ।